सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 20 फरवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा की तामीर के लिए हुई सबसे बड़ी मीटिंग, जुटे 40 मुल्क, 7 अरब डॉलर किए जमा। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 अरब डॉलर देने का किया ऐलान। गजा में 5 मुल्क भेजेंगे अपनी फौज। गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स की कमान अमेरिका के हाथ। ईरान में फौजी जहाज तबाह होने का दावा। ईरानी एयरफोर्स के पायलट के मारे जाने की भी खबर। ईरान को 10 से 15 दिन की दी मोहलत। डोनाल्ड ट्रंप ने दी खुली धमकी, कहा कबूल करो शाह, हमला छेड़ो। यूनाइटेड नेशंस को ईरान ने लिखी हिला देने वाली चिट्ठी। ऐलानिया कहा दुश्मन का हर अड्डा कर देंगे राख। बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान को बड़ी धमकी, कहा ऐसा हमला करेंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता। अलर्ट पर आईडीएफ। और ईरानी साहिल के इर्द गिर्द 40,000 अमेरिकी फौजी तैनात होने की खबर। अमेरिका मोहलत खत्म होने से पहले कर सकता है अटैक। शुरुआत करते हैं इस शो की। तमाम अहम खबरें ही हैं आज, तो आखिर तक बने रहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि गजा के लिए 7 अरब डॉलर जमा हो गए हैं। अमेरिका 10 अरब डॉलर देगा। ट्रंप ने कहा कि अब जंग खत्म हुई। दोस्तों, गजा के लिए जिस सबसे बड़ी मीटिंग का सभी को इंतजार था, वो कल रात हुई और इसमें 40 मुल्कों के नुमाइंदे शामिल हुए। अमेरिका की सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग में कहा कि गजा की तामीर नौ के लिए 7 अरब डॉलर जमा किए जा चुके हैं। उनका कहना था कि ये फंड उस वक्त इस्तेमाल होगा जब हमास हथियार डाल देगा और इलाके में हालात बेहतर होंगे, वरना ये फ्रीज हुआ पड़ा रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका खुद इस बोर्ड को 10 अरब डॉलर देगा। उन्होंने बताया कि शुरुआती 7 अरब डॉलर अलग अलग मुल्कों ने दिए हैं, जिनमें कजाकिस्तान, अज़रबैजान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मोरक्को, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, उज़्बेकिस्तान और कुवैत शामिल हैं। यानी सभी अरब या मुस्लिम ममालिकों ने ही गजा को बनाने के लिए खरबों रुपए दिए हैं। ये वही मुल्क हैं जो आमतौर पर गालियां खाते रहते हैं। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि फीफा, जो फुटबॉल फेडरेशन है, फीफा गजा में फुटबॉल से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 7.5 करोड़ डॉलर जुटाएगा, जबकि यूनाइटेड नेशंस 2 अरब डॉलर इंसानी मदद के लिए देगा। यूनाइटेड नेशंस। ट्रंप ने बताया कि कई मुल्क हजारों फौजी भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जो एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का गजा में हिस्सा होंगे। ये फोर्स उस वक्त काम शुरू करेगी जब गजा में हालात इसकी इजाज़त देंगे। इंडोनेशिया के सदर प्रावो सुबियांतो ने इस मौके पर कहा कि उनका मुल्क 8,000 तक जो है वो फौजी देने को तैयार है गजा के लिए। इस फोर्स की क़यादत, यूं कहें कि इस फोर्स को लीड एक अमरीकी जनरल करेगा, उसके हाथ में क़यादत होगी और उसका डिप्टी इंडोनेशिया से होगा। प्लान के मुताबिक ये फोर्स पहले उन इलाकों में काम करेगी जो इस वक्त इसराइल के कंट्रोल में है। वहाँ नई पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसका मकसद आगे चलकर 12,000 पुलिस अफसर और करीब 20,000 फौजी तैयार करना है। हमास का हथियार डालना इस पूरी प्लानिंग का एक अहम हिस्सा भी माना जा रहा है और यही सबसे ज़्यादा पेचीदा हिस्सा भी है। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने ये कहा है कि कोई भी इंटरनेशनल फोर्स सिर्फ सीज फायर की निगरानी करे और इसराइल को आगे की कार्रवाई से रोके, यानी बाकी अंदर का इंतज़ाम गजा के लोग, गजा की पुलिस या हमास के लोग संभाल लेंगे। बस वो लोग सीज फायर निगरानी करेंगे, सीज फायर ना टूटे और कुछ अंदर दखल ना दें। हथियार डालने के सवाल पर हाजिम कासिम ने साफ वादा नहीं किया, लेकिन बातचीत से इनकार भी नहीं किया। इसराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है इधर कि हमास को किसी न किसी तरीके से हथियार डालने होंगे, या अमन से या प्रेशर से। इट मीन्स फिर नेतन्याहू मिलिट्री कार्रवाई की बात ही कर रहा है कि अगर अपने आप हमास ने हथियार सरेंडर नहीं किए तो फिर गोली चलाकर, गोले दागकर हथियार लिए जाएंगे और हमास को तबाह किया जाएगा। सबसे बड़ा मजाक जो है वो ये है कि दोस्तों, इस बोर्ड ऑफ पीस में गजा को बर्बाद करने वाला इसराइल तो शामिल है, लेकिन फ़लस्तीनी नुमाइंदे इसमें मौजूद नहीं हैं। जिनकी तामीर होनी है उन्हें नहीं शामिल किया गया। कुछ हलकों में ये भी फिक्र जताई जा रही है कि अगर ये बोर्ड आगे चलकर दूसरे आलमी मसलों में भी दखल देगा तो यूनाइटेड नेशंस का रोल कमज़ोर पड़ सकता है। हाँ, जो ट्रंप ने बोर्ड बनाया है, ऐसा माना जा रहा है कि वो यूनाइटेड नेशंस के बरक्स एक नई पावर बना दी गई है। इधर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि हमें इसे सही करना होगा। गजा के लिए कोई प्लान बी नहीं है। प्लान बी का मतलब दोबारा जंग है और यहाँ कोई भी ऐसा नहीं चाहता।
یہ بھی ہتھیار لینے کی بات کر رہے ہیں۔ دوستو فی الحال تو حالات نازک ہیں، فنڈ، فورس اور سیاسی ارادے اپنی جگہ، لیکن اصل سوال اب بھی وہی ہے، کیا زمین پر حالات واقعی اتنے بدلیں گے کہ یہ پلاننگ کام کر سکے؟ اور جب اب بھی غزہ پر ہر روز حملے ہو رہے ہوں تو ڈونلڈ ٹرمپ آخر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنگ ختم ہوئی؟ یہ جو روز گولے گر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ غزہ سے ایک اور چھوٹی سی خبر۔ غزہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے کمانڈر میجر جنرل جیسپر جیفرس، جو کہ ایک امریکی ہیں، اس نے اعلان کیا ہے کہ 5 ملک اس نئی سیکیورٹی فورس کے لیے اپنے فوجی بھیجنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بات بورڈ آف پیس کی پہلی میٹنگ میں کہی، جو امریکہ میں دارالحکومت واشنگٹن میں اب سے کچھ گھنٹے پہلے ہوئی تھی۔ میں آپ کو یہ ابھی یوں سمجھیے 6 بجے تک کی اپڈیٹس صبح کی بتا رہا ہوں، 20 فروری کی۔ تو میجر جنرل جیسپر جیفرس کے مطابق انڈونیشیا، موروکو، قزاقستان، کوسوو اور البانیہ نے اپنے فوجی غزہ کے لیے دینے کا وعدہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مصر اور جارڈن نئی پولیس فورس کی ٹریننگ میں مدد کریں گے، یعنی مصر کے فوجی نہیں آ رہے ہیں اور وہ آنے نہیں دیں گے، بس وہ ٹرین کرنے کے لیے آئیں گے، تعینات ہونے کے لیے نہیں۔ اس فورس کی پلاننگ غزہ میں امن اور سیکیورٹی سسٹم کھڑا کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ شروعات ان علاقوں سے ہوگی جہاں حالات کنٹرول میں ہوں، اور پھر رفتہ رفتہ پورا سیکیورٹی ڈھانچہ غزہ کے اندر تیار کیا جائے گا۔ حالات اب بھی پیچیدہ ہیں، لیکن ان اعلانات سے یہ صاف ہے کہ زمینی لیول پر تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ اب غزہ سے باہر چلتے ہیں، ایک بڑی خبر کا رخ کرتے ہیں۔ پختہ سورسز کے حوالے سے ایران کا فوجی جہاز کریش ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک ایرانی پائلٹ بھی مارا گیا ہے۔ کلیش رپورٹ کے مطابق ایرانی ایئر فورس نے بتایا ہے کہ ہمدان صوبے میں موجود شہید نوجے ایئر بیس سے اڑان بھرنے والا ایک ایرانی فوجی جہاز رات کی ٹریننگ فلائٹ کے دوران کریش ہو گیا۔ حادثے میں ایک پائلٹ ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرا پائلٹ زندہ بچ گیا ہے۔ ایئر کرافٹ کی قسم کے بارے میں آفیشلی کچھ بھی نہیں بتایا گیا، حالانکہ اس ایئر بیس پر F4 فینٹم 2 جیٹ تعینات ہونے کی جانکاری پہلے سے موجود ہے۔ فی الحال حادثے کی وجہ سامنے نہیں آئی ہے، ٹیکنیکل خرابی، موسم یا کوئی اور فیکٹر، ان سب پہلوؤں کی جانچ کی جا سکتی ہے۔ رات کی ٹریننگ اڑانیں عام طور پر کامبیٹ ریڈینس یا جنگی تیاری کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن ان میں رسک بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایران سے تعلق رکھنے والی ایک اور بڑی خبر، 10 سے 15 دن کی مہلت ایران کو دی گئی ہے ورنہ نتیجے برے ہوں گے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ نئی دھمکی ہے۔ امریکہ سے ایک اور سخت پیغام سامنے آیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے پاس زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 دن ہیں، یا تو وہ سمجھوتا کرے ورنہ حالات ان کے لیے بدقسمتی بھرے ہو سکتے ہیں۔ ایئر فورس ون یعنی امریکی صدر کا جو آفیشل سرکاری جو ان کا جہاز ہوتا ہے، اس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے صاف کہا کہ یا تو ڈیل ہوگی یا پھر ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ٹائم لائن کے بارے میں پوچھے جانے پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 10 یا 15 دن کافی ہونے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ 10 دن کا اشارہ دے چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ کوئی معنی خیز ڈیل کرنا آسان نہیں رہا، لیکن اگر ٹھوس سمجھوتا نہیں ہوا تو بری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بری چیزیں، حملہ۔ ایک اور خبر، ایران کا سخت اعلان سن لیجیے اب، جس میں اس نے آفیشلی یہ کہہ دیا ہے ریٹن میں کہ ہم جنگ شروع نہیں کریں گے، لیکن حملہ ہوا تو تمام امریکی ٹھکانے نشانے پر ہوں گے، راکھ کر ڈالیں گے۔ اور یہ بیان کہاں دیا گیا ہے؟ کہاں لکھ کر دیا گیا ہے؟ یہ جو آپ کاپی دیکھ رہے ہیں، یہ یونائٹڈ نیشنز کو دیا گیا ہے۔ ایران نے یونائٹڈ نیشنز کو، UN کو بھیجے گئے ایک خط میں امریکہ کو سیدھی وارننگ دی ہے کہ اگر اس پر فوجی حملہ کیا گیا تو وہ فیصلہ کن یعنی ڈیسائسو اور مناسب جواب دے گا، اور خطے میں موجود تمام دشمنانہ ٹھکانے اس کے جائز ٹارگٹ مانے جائیں گے۔ یہ بیان UN میں ایرانی ایمبیسڈر عامر سعید ایراوانی کی طرف سے یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹریس کو بھیجے گئے خط میں درج ہے۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ ایران نہ تو ٹینشن چاہتا ہے، تناؤ نہیں چاہتا اور نہ جنگ شروع کرے گا، لیکن اگر اس پر حملہ ہوا، اٹیک ہوا، تو وہ UN چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے حق دفاع کا، اپنے ڈیفنس کے رائٹ کا استعمال کرے گا۔ ایران نے صاف کہا کہ ایسی صورت میں دشمن کی طاقت کے تمام اڈے، سہولتیں اور ملٹری اثاثے ریجن میں لیگل ٹارگٹ ہوں گے۔ ساتھ ہی ایران کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی غیر متوقع اور بے قابو نتیجوں کی پوری اور سیدھی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی، ہم پر نہیں ہوگی، یعنی معافی مسئول۔ دوستو، یہ خط
महज बयानबाजी नहीं बल्कि स्ट्रेटजिक सिग्नल है। ईरान ये बताना चाहता है कि जवाब सिर्फ अपने जोग्राफिया तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे रीजन में मौजूद अमरीकी मिलिट्री मौजूदगी इसकी जद में आ सकती है। इस तरह की खुली वार्निंग से ये साफ है कि दोनों जानिब प्रेशर अपने उरूज पर है। अब सवाल ये है, क्या ये डिटरेंस की जंग है या वाकई हालात उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां एक चिंगारी भी पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है? ये बयान बड़ी बात थी। ये बयान यूएन के लिए नहीं था, ये बयान पूरी दुनिया के लिए था और ये ऑफिशियल था क्योंकि लिखा हुआ था, ज़बानी नहीं था। एक और खबर इसराइल से। इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने ईरान को सख्त धमकी देते हुए कहा है कि हम ऐसा हमला करेंगे जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की क़यादत को, ईरान की लीडरशिप को सख्त लहजे में आगाह किया है कि अगर ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमला किया तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसका वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। नेतन्याहू ने कहा कि हम हर सूरत हाल के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बात यकीनी है, अगर आयतुल्लाह गलती करते हैं और हम पर हमला करते हैं तो उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इसराइल और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर ईरान के मुकाबले के लिए काम कर रहे हैं। इस बयान से दोस्तों साफ है कि इसराइल और अमेरिका दोनों मुमकिन कार्रवाई की तैयारियों में लगे हुए हैं और लहजा पहले से ज़्यादा सख्त हो चुका है। हालात ऐसे मोड़ पर हैं जहां हर बयान सीधे ताकत के इशारे में तब्दील हो रहा है। बढ़ते आगे। ईरान के साहिल के इर्द गिर्द अमेरिका के 40,000 फौजी तैनात हो गए हैं। अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमले के बाद अब तक का सबसे बड़ा फौजी जमावड़ा इस दफ़ा ईरान से मुकाबले के लिए जमा कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 40,000 अमरीकी फौजी एहलकार, नेवी का बेड़ा और खुफिया किस्म के फाइटर जेट्स का दस्ता ईरानी साहिल के इर्द गिर्द तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि ये जमावड़ा किसी एक रोज़ की कार्रवाई के लिए नहीं है, बल्कि कई हफ्तों तक चलने वाली मुमकिना जंग के लिए तैयार किया गया है। समंदरी जहाज़, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप और स्टेल्थ फाइटर जेट्स को इस अंदाज में रखा गया है कि ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन कार्रवाई की जा सके, यानी कि अटैक पोजीशन में है सभी कुछ अमेरिका का साजो सामान। डिफेंस हलकों का कहना है कि इस पैमाने की तैनाती साफ इशारा देती है कि अमेरिका ईरान के साथ टकराव को महज बयानबाजी तक महदूद नहीं रखना चाहता। हालांकि अमेरिकी हुकूमत की तरफ से अभी तक किसी बाकायदा हमले का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन फौजी इंतजामात ये दिखा रहे हैं कि हालात तेज़ी से किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, रीजन पहले ही तानातनी का शिकार है। ऐसे में इतनी बड़ी फौजी मौजूदगी ने पूरे खित्ते में बेचैनी बढ़ा दी है और दुनिया की निगाहें अब ईरान और अमेरिका के अगले कदम पर लगी हुई हैं। मैं फिर कहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 10 से 15 दिन की मोहलत तो दी है सोचने के लिए और फैसला करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खुद डोनाल्ड ट्रंप इस 10 से 15 दिन की मोहलत का इंतज़ार करेंगे। वो किसी और चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। वो चीज़ आ जाएगी, पूरी हो जाएगी और फिर हम देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप की ज़ुबान कितने दिन कायम रहती है। एक चलते चलते खबर सूडान से। अमेरिका ने सूडान की रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ के कुछ कमांडर्स पर सैंक्शंस इम्पोज किए हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की लगातार ये खबरें आ रही हैं कि आरएसएफ ने सूडान के अंदर ख़ास तौर से अल्फाशर में जेनोसाइड कमिट किया है, मतलब जेनोसाइड जैसी हरकतें की हैं, कत्लेआम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह की खबरें आप तक पहुंचा दी। 6 बजे तक की अपडेट्स थी। अब इसके बाद कुछ और अपडेट्स आएंगी। मुझे पता नहीं आपके सोने और उठने का क्या शेड्यूल है, और बस उम्मीद ये करते हैं कि आपको ये कोशिश पसंद आई होगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।